देश में कोरोना वायरस के चलते पूरा शहर अपने अपने घरों में समय काट रहा था। जिस भी देश ने इसका नाम कोरोना रखने का ठाना, वो शायद हिंदी भाषा से अज्ञात था। नौकरी वालों को अपने दफ्तर की बंद 4 दीवारों में रिहाई नहीं मिल रही थी। और ये होना तो स्वाभाविक था, क्योंकि सरकार ने स्कूल और कॉलेज के बच्चों की छुट्टियां घोषित कर दी थीं। टीचरों में आपस में बात फैल गई कि उनके संस्थानों को शायद उनकी कद्र ही नहीं है। बच्चे खुश थे, मानो ये महामारी नहीं कोई त्योहार चल रहा हो। कॉलेज के बच्चे हॉस्टल से घर के लिए निकल रहे थे, ये सोचकर कि 10 दिन में तो वापस आना ही है, तो कॉपी किताब का क्या काम। जैसे ही मुझे खबर हुई, मैंने भी अपने शहर की टिकट बनवाई और सूटकेस पैक कर लिया। मेरी किताबें मेरे कॉलेज के बस्ते की खुली चेन से झांक रही थीं, पर तब तो लगा कि अभी कुछ दिन में वापस आना ही है। स्टेशन का नज़ारा कुछ ऐसा था कि जहां पर 4 लोगों को एक साथ पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। लोग वहां पसरने के बारे में सोच रहे थे। खाली बेंच देखते ही मैं तुरंत बैठ गई। तभी एक परिवार आया और मुझे मास्क लगाया देख परिवार के सारे सदस्यों के बीच खुसर-फुसर होने लगी। 2 मिनट के लिए मैं असमंजस में थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपना बचाव नहीं कर रही, बल्कि मैं स्वयं ही कोरोना हूं। तभी परिवार के एक सदस्य ने सबको मास्क बांट दिए। थोड़ी देर में ट्रेन लग गई। मैंने अपनी सीट ढूंढी और चुपचाप बैठ गई। कुछ लोग मुझे देख मास्क पहनने लगे और बाकी अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहे थे। तभी मेरे बगल वाली सीट पर एक लड़का आके बैठा। उसे देख मैं खुश तो इतना हो गई कि बस मैंने उसे शादी के लिए नहीं पूछा। हालांकि मैं उसे जानती तो नहीं थी, पर उस सज्जन ने मास्क पहना था। जैसे ही हमारी नजरें मिली, मैं समझ गई कि खुश सिर्फ मैं ही नहीं हुई हूं। उसी कोच में 2 लड़कियां बात कर रही थीं। स्कूल की बिछड़ी सहेलियां काफी दिन बाद मिली थीं। थोड़ी देर में एक लड़की जैसे ही अपना मास्क बैग से निकालने लगी, दूसरी ने तुरंत बोला कि मास्क कैसे लगाते हैं लोग, मेरी तो सांस ही नहीं आती। तो फिर दोस्ती के नाम पर हाँ यार कहते हुए दूसरी लड़की ने मास्क वापस अपने बैग में रख लिया। रात में जब सोने का समय आया तो मैंने अपनी बेडशीट तो बिछा ली और सैनिटाइजर का भी उपयोग कर लिया, पर एक दुविधा थी। सरकार ने मास्क का प्रचार तो बराबर किया था, सिर्फ पट्टियां पकड़कर ही मास्क उतारना है और मास्क के अंदर ही खांसना है, पर ये नहीं बताया कि सोते समय मास्क का क्या करना है। अगली सुबह मेरी ट्रेन मेरे शहर पहुंच गई। मेरे पिताजी और माँ मुझे स्टेशन लेने आए। माँ ने मुझे देखा और दूर से ही नमस्कार स्वीकार लिया। वो तो माँ बाप हैं जो अपना फर्ज निभा रहे थे, वरना दिल्ली से आए हुए लोगों को कोई अपना भी स्वीकारना क्यों पसंद करेगा। माँ ने दूर से ही इशारा किया कि बैग गाड़ी में रख दो। घर पहुंचते ही सबने बैग उतारने से इनकार कर दिया। मैंने सोचा कोई बात नहीं, पर दुविधा तो तब हुई जब पिताजी ने सूटकेस अंदर भी ले जाने से मना कर दिया। आदेश दिया गया कि बाहर के आए मेहमान पहले नहाएं और फिर ही किसी से मिलने के बारे में सोचें। आप सोच रहे होंगे कि सूटकेस का क्या हुआ। अगले 2 दिन उसका जिक्र भी नहीं हुआ। जितना अछूत मैंने घर पहुंचने के 1 घंटे तक के लिए महसूस किया, उतना मेरे सूटकेस ने अगले 2 दिन सहा। मेरे शहर में तो लोग अलग ही एटीट्यूड में जी रहे थे। मैं एक दिन माँ के साथ मार्केट गई तो पता चला कि यहाँ के नागरिक का मास्क से परिचय मैंने ही कराया है। काफी लोगों ने मुझे बत्तीसी भी दिखाई। मैंने भी आंखें मटका के 2-4 इशारे कर दिए। मैंने तो मास्क पहन रखा था, पर यहाँ के नागरिक ये भूल गए थे कि वो बेनकाब हैं। दिन बीत रहे थे। कोरोना को लेकर न्यूज वाले टेलीविजन और सोशल मीडिया में छा गए थे। पर जनाब, ये भारत है, जब तक 10-15 निपटेंगे नहीं, देश वाले गंभीर कहाँ होंगे। मैं खुद अपनी माँ के साथ हर दिन बाजार के लिए निकल जाती थी। पिताजी भी अपने दफ्तर जा रहे थे। माना कि मेरे यहाँ टेलीविजन नहीं है, पर सोशल मीडिया में तो अब कोई पीछे भी नहीं रह गया है। इसी के चलते मेरी माँ एक दिन गंभीर हो गईं और ये तय हुआ कि जरूरी सामान की व्यवस्था कर ली जाए। और आपको तो मालूम ही है कि घर का संविधान सर्वश्रेष्ठ होता है। पिताजी ने भी वर्क फ्रॉम होम चालू कर दिया। 2 दिन बीतते ही देश का हाल देखते हमारे प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी। कोरोना के चलते ही सही, कुछ लोगों का लॉकडाउन शब्द से भी परिचय हुआ। क्या कभी किसी ने सोचा था कि अचानक एक दिन मालगाड़ियां, जिन्हें कभी सिग्नल भी नहीं मिलता था, वो रेल पटरियों में दौड़ लगा देंगी और हवाई जहाज को पार्किंग की जगह भी नहीं मिलेगी। पर अभी भी बहुत से सज्जन का बोलना था कि वो कोरोना से भी ऊपर हैं। पुलिस ऐसे सज्जनों को पीट पीट कर परेशान थी। चूंकि इन सब लोगों के चाचा पूर्व विधायक हैं, यह लोग घोषणा प्रधानमंत्री से लिखित में चाहते थे। लॉकडाउन की घोषणा के कुछ समय पश्चात पिताजी का फोन बजा। पिताजी के चेहरे की मुस्कान से ही पता चल गया था कि दादी ने अपने सबसे छोटे पुत्र का समाचार लेने को फोन किया है। दादी जानना चाहती थी कि उनकी बहू ने इस लॉकडाउन में तैयारी कैसी की है, मानो प्रधानमंत्री ने मेरे भतीजे की शादी की घोषणा कर दी हो। लॉकडाउन का दूसरा दिन लगा नहीं कि सोशल मीडिया में हाहाकार मच गया। कॉलेज के बच्चे जो हर दिन उठने के साथ ही छुट्टी का वरदान मांगते थे, अब उनसे 8 घंटे से ज्यादा सोया ही नहीं जा रहा था।
और तो और जिन्हें दफ्तरों के बजाय घर से काम करने को बोला गया, उन्हें भारत की गिरती इकोनॉमी की अचानक से चिंता होने लगी। ये सभी हमारे प्रधानमंत्री के साथ एक मीटिंग बुलवाना चाहते थे। इनका सवाल था कि आखिर ऐसा फैसला एक प्रधानमंत्री ने क्या सोच के लिया। पर न्यूज़ जर्नलिस्ट ने ये मामला परिवार और टेलीविजन के बीच ही दबवा दिया। पर घर के कुछ मुख्य सदस्यों को तब भी चैन न पड़ी तो निकल गए कॉलोनी में। अब प्रधानमंत्री से नहीं पर आपस में तो ये मामला सुलझाया ही जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग के प्रचार में शायद सरकार ने ये बोलना जरूरी नहीं समझा कि अत्यंत से अत्यंत आवश्यक बैठक भी मना है। दिन कट रहे थे और लोग बाहर आने के लिए तरस रहे थे। अब तो बेरोजगार भी अपने आप में गर्व महसूस कर रहे थे, क्योंकि आखिर वो भी तो घर बैठे दुनिया बचा रहे थे। पर तब भी कुछ बच्चे अपने माता पिता से परेशान थे। उनका कहना था कि लॉकडाउन के दौरान भी उनके माता पिता कभी कभी कमरे में आकर उन्हें ऐसे देखते हैं जैसे अभी भी उन्हें अपने बच्चे से सुपरमैन बनकर दुनिया को बचाने की उम्मीद है। और तो और कुछ दिन पहले मेरी काम वाली आंटी को दुनिया ने अलग टेंशन दे दी थी। एक दिन वो मम्मी से कह रही थी कि कोरोना के अलावा हमें एक पत्थर से खतरा है, कुछ ही दिन बचे हैं पृथ्वी को। लॉकडाउन के कुछ और दिन बीत गए। तभी एक दिन मेरी दादी का फोन आया। उनसे मालूम पड़ा कि मेरे एक बड़े भाई की अहमदाबाद से लौटे अपने साले से बहस हो गई। लोग मन ही मन पैर छूने से इनकार कर लेते हैं, पर यहाँ तो मेरे बड़े भाई ने अपने साले से पैर छुआने को ही इनकार कर दिया। बहस तो होनी ही थी। सारे कर्मचारी अब घर में ही रहने लगे थे। कुछ घरों में छोटे बच्चे इन कर्मचारियों को 24 घंटे अपने इर्द गिर्द देखकर परेशान थे, क्योंकि अभी तक बच्चे अपने पिताजी की घर में फुल टाइम नौकरी से अज्ञात थे। इन्हें लगता था कि ये आदमी सिर्फ रात को खाना खाने और सोने ही आता है। अब जब सारे सदस्य घर में थे तो घर का काम तो मिल बांट के भी करना जरूरी था। मेरी माँ ने मुझे पोछा लगाने की जिम्मेदारी सौंप दी और स्वयं बर्तन धोने की ले ली। जब हमने पिताजी की तरफ देखा तो पिताजी भी देख रहे थे, पर हमारी तरफ नहीं। अब तक तो इस लॉकडाउन में सारी माताओं को ये ज्ञात हो गया होगा कि जो अपने बच्चों को आवश्यक घरेलू काम सिखाना भूल गई थी, उन्हें सही मौका मिल गया है, वरना शादी कौन करेगा। परिवारों में कैरम और लूडो से लेकर टेलीविजन में रामायण और महाभारत चालू हो गई। मैंने भी अपना कैरम बोर्ड निकाल लिया। मैं कोई कैरम की पक्की खिलाड़ी नहीं हूं, पर इस छुट्टी मुझे पता चला कि मेरी माँ संविधान के साथ साथ एक बड़ी तुक्केबाज भी हैं। मेरी और पिताजी की बारी में तो ऐसा लगता था कि गोटियां धरने में बैठ गई हों, पर जब मेरी माँ की बारी होती थी तो रानी भी इतने स्टाइल से पिक जाती थी कि मानो वो बस संविधान की मुट्ठियों में रहना चाहती हो। सारी दुनिया चल तो रही थी, लेकिन अपने अपने घरों में। मेरे मामा और मौसी भी अपनी सलाह देने से पीछे नहीं हटे। एक एक कोरोना से संबंधित मैसेज भेजा उन्होंने। इसी बीच नवरात्रि भी आई, लेकिन मेरी 22 साल की जिंदगी में पहली बार मुझे हवा भी नहीं लगी। मैं हॉस्टल में रह चुकी हूँ और हाँ, उस हॉस्टल में नवरात्रि के उत्साह का पता भी नहीं चलता था, लेकिन माँ फोन में मुर्गा मांस खाने से मना कर देती थी और मैं समझ जाती थी। पर इस लॉकडाउन में तो सब्जी और दूध भी सोच सोच के खा रहे थे, तो मुर्गा मटन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मंदिर, मस्जिद, चर्च और सभी धार्मिक स्थल बंद हो गए थे। सरकार का कहना था कि अपनी श्रद्धा घर बैठे ही दिखाएं। या मैंने न्यूज़ गलत पढ़ ली थी, शायद सरकार ने अपना धर्म दिखाने को कहा था, क्योंकि अभी अभी मैंने सड़क में टहलते पड़ोसियों को कहते सुना कि इस देश को अपने देश वाले ही ले डालेंगे। कोरोना भी भारत के इन पड़ोसी आंटियों की बात सुनकर सोच रहा होगा कि वो यहाँ करने क्या आया था। ये वो समय चल रहा था जब बूढ़े चैन से अपने रेडियो के गीत में मगन थे। चिड़ियां चहचहा के पूरे आसमान में कब्जा की थीं और सभी घर के लोग अपने गेट में निगाहें रखे हुए थे। वो किसी के आने का इंतजार नहीं कर रहे थे, बल्कि कोई आ न पाए इसलिए चौकन्ने थे। तभी थोड़ी देर में बब्बा के रेडियो से खरखर की आवाज आई और प्रधानमंत्री ने घोषणा की, ये लॉकडाउन बढ़ाया जाता है। मैंने अपना फोन सोशल मीडिया का हाल देखने को खोला। तभी मेरी नज़र OLX के एक प्रचार में गई। उसमें लिखा था -स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ऑन सेल। और फिर मुझे याद आया, मेरा सूटकेस अंदर तो था, पर अभी भी बेचारे को खोला नहीं गया था। अब तो सूटकेस की स्थिति देखकर दया आने लगी थी। 2 दिन से गेट के पास पड़ा था, मानो घर का कोई नया सदस्य हो जिससे सब जानबूझकर दूरी बना रहे हों। पिताजी ने अंततः एक दिन सूटकेस की तरफ इशारा किया और माँ से कहा, इसे अंदर रखवा दो, अब क्या ये यहीं रहेगा? माँ ने बिना किसी से कुछ कहे सूटकेस उठाया और सीधे छत पर बने स्टोर रूम में पटक आईं। ये शायद सूटकेस के लिए सबसे लंबी सेल्फ आइसोलेशन थी। सोशल मीडिया पर अब नई बहसें छिड़ चुकी थीं। कुछ लोग नए नए पकवानों की तस्वीरें डाल रहे थे, तो कुछ फिटनेस चैलेंज में लगे थे। जिन्हें खाना बनाना नहीं आता था, वे अपने पड़ोसियों के दरवाजे पर आंटी, आज आपने क्या बनाया है, जैसे सवाल पूछने लगे थे। उधर जिन दफ्तरों को लग रहा था कि वर्क फ्रॉम होम एक टेम्परेरी व्यवस्था है, अब उन्होंने वर्क फ्रॉम होम के दौरान उत्पादकता प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, इस पर जूम मीटिंग शुरू कर दी थी।
पिताजी इन मीटिंग्स में बिना शर्ट पहने बस कोट पहनकर बैठते थे, जबकि पैरों में हवाई चप्पलें होती थीं। ये एक नई तरह की दफ्तरी यूनिफॉर्म बन गई थी। लॉकडाउन का समय जैसे जैसे आगे बढ़ा, लोगों की प्राथमिकताएं बदल गईं। एक दिन माँ ने पिताजी से कहा, सुनो जी, घर में अब कपड़े धोने वाला पाउडर खत्म हो रहा है और किराने की दुकान वाला होम डिलीवरी भी नहीं कर रहा। पिताजी ने कहा, ठीक है, मैं लिस्ट बना लेता हूँ। लिस्ट में आलू, प्याज, टमाटर से ज्यादा मास्क, सैनिटाइजर और साबुन का जिक्र था। बाहर जाने की बारी आई तो पिताजी ऐसे तैयार हुए जैसे किसी अंतर्राष्ट्रीय मिशन पर जा रहे हों। मैंने उनसे कहा, पापा, आप एक छोटा सा झोला लेकर जा रहे हैं, कोई बंदूक नहीं। पिताजी ने दूर से ही आंखें तरेरी और कहा, ये कोरोना से जंग ही तो है। जब वो लौटे तो उनका हाल देखने लायक था। पसीने से तरबतर, पर चेहरे पर एक अजीब सी विजयी मुस्कान थी। उन्होंने सारा सामान दरवाजे पर ही रख दिया। माँ ने एक बाल्टी पानी और डिटर्जेंट से सारा सामान धोया और फिर उसे धूप में सुखाने के लिए रख दिया। ऐसा लग रहा था मानो हम किराने का सामान नहीं, किसी खजाने की तस्करी करके लाए हैं। कॉलोनी में अब नई नई सोसाइटी वॉरियर्स की कहानियां सुनने को मिलती थीं। एक पड़ोसी थे जो बालकनी में खड़े होकर जोर जोर से देशभक्ति के गाने बजाते थे, तो एक आंटी थी जिन्होंने तय कर लिया था कि वो रोज शाम को बालकनी से ही कॉलोनी के बाकी लोगों को योग सिखाएंगी। मेरे घर के बाहर एक पेड़ था जिस पर अब चिड़ियों का कब्जा हो गया था। उनके चहचहाने की आवाज इतनी तेज थी कि लगता था जैसे वो पूरी दुनिया को बता रही हों कि देखो, प्रदूषण कम हो गया है और अब ये हमारा राज है। लॉकडाउन के एक और दिन सोशल मीडिया पर खबर फैली कि सरकार ने अब दारू की दुकानें खोलने का फैसला लिया है। ये सुनते ही कई सज्जन जो अभी तक घर बैठकर दुनिया बचा रहे थे, उन्हें अचानक बाहर निकलने की तीव्र आवश्यकता महसूस हुई। लंबी लंबी लाइनें लग गईं, जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग का नियम वहां से गायब था जैसे गधे के सिर से सींग। मैंने पिताजी से पूछा, पापा, इन लोगों को क्या हो गया है? पिताजी ने गंभीर होकर कहा, बेटा, इन लोगों को कोरोना की दवा पहले मिल गई है और इन्हें लगा कि अब इन्हें लॉकडाउन से छुट्टी मिल गई है। वक्त गुजरता गया और लोगों को ये एहसास होने लगा कि ये 10 दिन की छुट्टी अब शायद कई महीनों तक खिंचने वाली है। जिन्होंने पहले वर्क फ्रॉम होम का विरोध किया था, अब वे इसकी तारीफ करने लगे थे। एक दिन पिताजी अपने दफ्तर की जूम मीटिंग में थे। वो बहुत गंभीर होकर बोल रहे थे। अचानक उनके पीछे से मेरी माँ गुजर गईं और उनके हाथ में एक डंडा था जिससे वो कारपेट को पीट रही थीं। जूम कॉल पर सभी का ध्यान पिताजी से हटकर कारपेट पीटने की आवाज पर चला गया। पिताजी ने खींचकर माइक बंद किया और कहा, बस करो, दुनिया को पता चल रहा है कि मैं घर पर हूं। फिर एक दिन माँ ने मेरे लिए एक लिफाफा निकाला। उसमें मेरे हॉस्टल के वार्डन का एक पत्र था। उसमें लिखा था कि हॉस्टल के कमरों को सैनिटाइज किया जा रहा है और चूंकि अब कॉलेज के खुलने की कोई निश्चित तारीख नहीं है, इसलिए सभी छात्रों को अपना सारा सामान हॉस्टल से वापस ले जाना होगा। मैंने सूटकेस की तरफ देखा जो अभी भी स्टोर रूम में धूल फांक रहा था। अब उसे खोला जाएगा या नहीं, यह एक यक्ष प्रश्न था। मैंने सोचा, इस बार जब वापस जाऊंगी तो क्या एक नया सूटकेस लाना पड़ेगा? अगले दिन पिताजी और माँ के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। एजेंडा था, मेरा हॉस्टल का सामान वापस लाना। पिताजी ने अपनी जैकेट पहनी जिस पर अब होममेड मास्क से मैचिंग पैच लगा हुआ था और बोले, दिल्ली जाना पड़ेगा। माँ ने तुरंत आपत्ति जताई, दिल्ली? इतनी दूर? और अभी वहां तो आप जानते हैं। पिताजी ने समझाते हुए कहा कि हॉस्टल वाले बस एक दिन का समय दे रहे हैं और सारा सामान पैक करके ही छोड़ना होगा। जाने से पहले माँ ने मुझे कम से कम 10 तरह के निर्देश दिए। एक छोटा सा स्प्रे सैनिटाइजर, एक बड़ा सैनिटाइजर, 5 मास्क, एक फेस शील्ड जो उन्होंने खुद बनाया था क्योंकि बाजार में मिल नहीं रहा था, और हाँ, कुछ घर का बना खाना जिसे पिताजी ने गाड़ी के पीछे बूट में रखा, मानो वह कोई जैविक हथियार हो जिसे सावधानी से ले जाना था। हॉस्टल पहुंचकर मैंने देखा कि बाहर का नज़ारा फिर बदल गया था। अब सड़कें पूरी तरह से वीरान नहीं थीं, पर एक अजीब सी चुप्पी थी। बिल्डिंग के बाहर एक सुरक्षाकर्मी खड़ा था जिसने मुझे थर्मल स्कैनर से ऐसे स्कैन किया जैसे मैं कोई संदिग्ध धातु की बनी वस्तु हूं। कमरा खोलने पर मुझे एहसास हुआ कि हॉस्टल का कमरा केवल 4 दीवारों का ढांचा नहीं था, बल्कि मेरे पिछले कुछ महीनों की जिंदगियों का एक छोटा सा संग्रहालय था। खुली हुई किताबें, आधी खत्म हुई मैगी का पैकेट और दीवार पर चिपके हुए मेरे दोस्तों के मेमो। सामान पैक करने में मुझे पूरा दिन लग गया। मुझे याद आया कि कॉलेज आते समय मैंने कितनी लापरवाह होकर चीजें बस ठूस दी थीं और अब हर चीज को सैनिटाइज करके करीने से पैक करना पड़ रहा था। मेरी रूममेट का सामान भी वहीं था जिसे मैंने उसके कहने पर एक कोने में जमा कर दिया था। उसने कहा था कि बाद में कोई आकर ले जाएगा। अगले दिन वापस आते समय मैं और पिताजी बहुत चुप थे। रास्ते में हमने देखा कि कई लोग पैदल चल रहे थे, दूर दूर, कंधे पर बड़े बड़े बोझ। वे प्रवासी मजदूर थे जो हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने गांव की ओर जा रहे थे। उनकी आंखों में थकान थी,
पर घर पहुंचने की एक आस भी थी। ये नज़ारा इतना भारी था कि मैंने पिताजी से पूछने की हिम्मत नहीं की कि क्या हम उन्हें लिफ्ट दे सकते हैं। मुझे लगा कि कोरोना से लड़ने के बीच देश दो अलग अलग कहानियों में बंट गया है। एक जो घर में एसी में बैठकर पकवान बना रहा है और दूसरा जो अपने पैरों पर मीलों का सफर तय कर रहा है। घर पहुंचकर फिर से वही नो एंट्री का ड्रामा हुआ। सूटकेस और मेरा सारा हॉस्टल का सामान इस बार भी गेट के पास ही उतारा गया, पर पिताजी ने इस बार मां को मना लिया कि मुझे कम से कम नहाने तक तो घर में घुसने दिया जाए। अगले कुछ दिन मैं अपने सामान की अनपैकिंग में लगी रही। हर किताब, हर कपड़े को धूप में रखा गया। जब मैंने अपना सूटकेस खोला तो उसमें से एक अजीब सी महक आई, जैसे महीनों से बंद पड़ी किसी पुरानी यादों की तिजोरी हो। मुझे मेरी एक डायरी मिली जिसमें मैंने हॉस्टल में रहने के पहले कुछ दिन की बातें लिखी थीं। आज़ादी, नए दोस्त और देर रात की पढ़ाई का मजा। अब उन दिनों को हुए महीनों हो गए थे, पर आज़ादी शायद एक कमरे से दूसरे कमरे तक सिमट गई थी। एक दिन शाम को पिताजी अपनी बालकनी में खड़े होकर फोन पर किसी दोस्त से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, यार अब तो लग रहा है कि जिंदगी एक लंबी ट्रेन यात्रा है, जहां टिकट तो हमने कहीं और की ली थी, पर ट्रेन कहीं और जाकर खड़ी हो गई है। बस इंतजार कर रहे हैं कि कब हरी झंडी मिलेगी। ये सुनकर मुझे लगा कि पिताजी भी मेरी तरह ही महसूस कर रहे हैं। हम सब एक ही ट्रेन में थे जिसका कोई अगला स्टेशन घोषित नहीं था। तभी फोन पर एक मैसेज टोन बजी। मैंने देखा वो एक सरकारी नोटिस था। सभी कॉलेज और स्कूल अब अगले आदेश तक ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा, जो किचन से मुझे ऐसे देख रही थीं जैसे पूछ रही हों, अब तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है बेटा? और मैंने तुरंत समझ लिया, अब मुझे पोछा और बर्तन से फुर्सत नहीं मिलने वाली थी। लॉकडाउन का अगला चरण शुरू हो चुका था, जहां घर दफ्तर भी था और अब क्लासरूम भी। क्या अगले दिन सुबह पिताजी अपने कमरे में घुस गए, दरवाजा बंद कर लिया और वहां से जूम कॉल की आवाजें आने लगीं। वो अब एक सीईओ कम गृहस्थ की भूमिका में थे, जिन्हें घर के काम और कंपनी के मुनाफे के बीच संतुलन बनाना था। मेरी माँ ने मुझे झाड़ू थमाई और कहा, पहले ये कमरा साफ करो, फिर ऑनलाइन क्लास में बैठना। अब तुम्हारा कॉलेज हमारे घर आ गया है, पर घर के नियम नहीं बदलेंगे। मेरी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुईं। सबसे बड़ी समस्या थी इंटरनेट कनेक्टिविटी। जूम कॉल में हर 10 मिनट पर किसी न किसी टीचर या स्टूडेंट की आवाज़ बीच में टूट जाती थी, या कोई अचानक आपकी आवाज़ नहीं आ रही है चिल्ला पड़ता था। ये ऐसा था जैसे क्लास नहीं, बल्कि रेडियो जॉकी बनने का ऑडिशन चल रहा हो। कुछ टीचर्स ने टेक्नोलॉजी के साथ दोस्ती कर ली थी, पर एक प्रोफेसर थे जिन्हें पता नहीं चल पाता था कि वो म्यूट पर हैं या नहीं। हम छात्र मैसेज करते रहते थे, सर म्यूट हटाओ, और वो 5 मिनट बाद समझते थे कि क्या करना है। ये सब देखकर माँ ने कहा, इनकी फीस क्यों देते हो? इतना धीमे तो हमारा रेडियो भी नहीं चलता। उधर पिताजी को घर से काम करने में नई चुनौतियां मिल रही थीं। उनके सहयोगी अक्सर वीडियो कॉल के दौरान उनके पीछे से गुजर रहे बच्चों या बर्तन खड़खड़ाने की आवाज़ पर हंसते थे। पिताजी ने इसका समाधान निकाला। उन्होंने अपने कमरे में एक बड़ा बैनर लगा लिया जिस पर लिखा था, गंभीर व्यावसायिक चर्चा जारी है, कृपया शांति बनाए रखें। हालांकि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पड़ोसी के घर से रोज सुबह 7 बजे हारमोनियम की रियाज की आवाज़ आनी शुरू हो गई थी। हम सबने एक नई आदत विकसित कर ली थी। कपड़े बदलकर नहाने की जरूरत नहीं थी, पर फोन और लैपटॉप की बैटरी हमेशा फुल रखनी जरूरी थी। रात में परिवार के सभी सदस्य घर के काम का बंटवारा करते थे। लूडो और कैरम के साथ साथ डिनर कौन बनाएगा का खेल भी रोमांचक हो गया था। माँ अब आधिकारिक तौर पर किचन मैनेजर बन चुकी थीं और हर सदस्य को किचन ड्यूटी का रोस्टर मिलता था। एक दिन शाम को पिताजी अपनी मीटिंग खत्म करके बाहर आए और सोफे पर पसर गए। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा एक बात बताओ, तुमने इतना सारा सामान हॉस्टल से क्यों लाया? क्या कॉलेज वाले अब हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं? मैंने उन्हें समझाया कि उन्हें बस जगह खाली करने को कहा गया था। पिताजी ने लंबी सांस ली और बोले, मुझे लगता है हम सब अब एक ही तरह के हॉस्टल में रह रहे हैं, जहां बाहर जाने की छुट्टी नहीं है और नियम सख्त हैं। बस हमारा वार्डन अदृश्य है। तभी मेरी दादी का फोन आया। इस बार वो चिंतित थीं। उन्होंने पूछा कि क्या हमने काढ़ा पीना शुरू किया या नहीं। उन्होंने बताया कि उनके पड़ोस की एक आंटी ने काढ़े में ऐसे ऐसे मसाले डाल दिए हैं कि उनके घर में रसोई से उठने वाले धुएं से ही सारी कॉलोनी के कीटाणु मर गए हैं। माँ ने दादी को धीरे से समझाया कि हम सब ठीक हैं और बाहर नहीं जा रहे। जैसे ही दादी ने फोन रखा, माँ ने मुझे इशारे से बुलाया और दबे स्वर में कहा, देखो बाहर जाना तो मना है, पर तुम्हें अपने बालों को काटना पड़ेगा। ये बहुत बढ़ गए हैं और अब तो नाई भी नहीं आ रहा। और इस तरह मैं उस चरण में पहुंच गई जहां मैं अपनी माँ की पर्सनल हेयरड्रेसर बन चुकी थी। बाल काटते समय मेरा हाथ कांप रहा था। ये एक नया आत्मनिर्भर भारत था, जहां हर कोई अपने काम खुद कर रहा था, क्योंकि बाहर जाना खतरे से खाली नहीं था।
ये कहानी अब केवल कोरोना की नहीं थी, ये उस अजीब से नॉर्मल की कहानी थी जहां हम सब घर के अंदर कैद होकर बाहरी दुनिया को फोन की स्क्रीन पर देख रहे थे और हर दिन उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री का रेडियो अगली बार बस एक ही घोषणा करे, सब कुछ पहले जैसा हो गया है, अब आप बाहर निकल सकते हैं। माँ ने जब मेरे बाल काटने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी तो ये एक मिशन था। उन्होंने पुराने जमाने की एक कैंची निकाली जो सिर्फ कपड़े काटने के काम आती थी। मैंने बाल काटने शुरू किए। माँ सामने बैठी थी और पिताजी जूम कॉल पर थे जिसका म्यूट हटा हुआ था। जब मैंने एक तरफ के बाल थोड़े ज्यादा छोटे कर दिए तो माँ ने फुसफुसाते हुए कहा, अरे ये क्या कर रही हो? धीरे धीरे, ये कोई सब्जी नहीं है। पिताजी की मीटिंग में अचानक आवाज आई, हाँ धीरे धीरे, इसे अभी मत काटो। सब लोग हंसने लगे। पिताजी को शर्मिंदगी हुई और उन्होंने तुरंत माइक म्यूट किया। ये हेयर कटिंग सेशन सिर्फ बाल काटना नहीं था, बल्कि परिवार के लिए एक कॉमेडी शो बन गया था। जैसे तैसे मैंने बालों को एक टेढ़ा मेढ़ा आकार दिया। माँ ने आईने में देखा और कहा, चलो कम से कम सिर ढकने की नौबत नहीं आई। दिन बीत रहे थे और अब घर के अंदर की हर चीज से हम ऊब चुके थे। कैरम की गोटियां घिस चुकी थीं, लूडो के पासे फेंक फेंक कर तकिए के नीचे चले गए थे। यहाँ तक कि रामायण और महाभारत का पुनः प्रसारण भी अब उतनी उत्सुकता से नहीं देखा जा रहा था। कॉलोनी में अब एक नई हलचल थी। कुछ जरूरी दुकानों को खुलने की अनुमति मिल गई थी, लेकिन ऑड इवन नियम के साथ। इस घोषणा के बाद से किराने की दुकान के बाहर की लाइनें वीआईपी लाउंज जैसी दिखने लगी थीं। लोग वहां घंटों खड़े रहते थे, अपने चेहरे पर मास्क का नया डिजाइन फ्लॉन्ट करते थे और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की असफल कोशिश करते थे। एक दिन मैं माँ के साथ गली से गुजर रही थी, तभी मैंने देखा कि एक सज्जन अपने स्कूटर पर जा रहे थे, लेकिन उन्होंने मास्क अपनी ठोड़ी पर लटका रखा था, मानो वो कोई लटकन हो। पीछे पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनते ही उन्होंने पलक झपकते ही मास्क नाक पर खींच लिया। ये मास्क एडजस्टमेंट स्पीड देखकर मुझे लगा कि ये लोग किसी ओलंपिक में मेडल जीत सकते हैं। धीरे धीरे शहर में रियायतें मिलने लगीं। पिताजी को भी अब हफ्ते में 2 दिन दफ्तर जाना था। जिस दिन उन्हें पहली बार दफ्तर जाना था वो ऐसे तैयार हुए जैसे वो एक लंबे वनवास के बाद लौट रहे हों। उन्होंने अपने दफ्तर के कपड़े पहने जो महीनों से सूटकेस के पास ही लटके थे। जब वो अपनी कार में बैठे तो माँ ने हाथ हिलाकर उन्हें विदा किया, जैसे कोई सैनिक मोर्चे पर जा रहा हो। शाम को जब पिताजी लौटे तो वो चुप थे। मैंने पूछा, पापा दफ्तर में कैसा रहा? उन्होंने कहा, दफ्तर तो था ही नहीं। सब ऐसे बैठे थे जैसे किसी ने उनकी सीट छीन ली हो। बीच बीच में सैनिटाइजर की बोतलें रखी थीं जैसे वो किसी पवित्र जल की तरह हों। और सबसे अजीब बात, सब एक दूसरे से इतनी दूरी पर खड़े थे कि आवाज भी ऊंची करनी पड़ रही थी। ऐसा लगा जैसे मैं मीटिंग में नहीं, किसी वीरान टापू पर गया था। अब मेरा शहर पूरी तरह से न्यू नॉर्मल में प्रवेश कर चुका था। मॉल और रेस्टोरेंट खुलने लगे थे, पर वहां अजीब सा सन्नाटा था। लोग अब भीड़ देखकर नहीं, बल्कि खाली जगह देखकर खुश होते थे। एक दिन मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी। अचानक मेरे पड़ोस की आंटी का फोन आया। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, बेटा सुनो, एक बहुत जरूरी बात है। तुम अब दिल्ली जा सकती हो। तुम्हारे कॉलेज वालों ने हॉस्टल खोल दिया है, लेकिन सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन्हें बहुत जरूरी काम है। मेरा सामान वापस हॉस्टल भेजने की तैयारी शुरू हो गई। इस बार माँ ने सूटकेस खोला, उसकी हर जिप को सैनिटाइज किया। कपड़े करीने से तह किए गए। वो शायद ये सुनिश्चित कर रही थीं कि इस बार सूटकेस को अछूत महसूस न हो। स्टेशन पर नज़ारा बदल चुका था। भीड़ कम थी, हर कोई मास्क लगाए था और अपनी अपनी दुनिया में खोया हुआ था। जब मैं ट्रेन में बैठी तो मुझे अपने बगल वाली सीट पर कोई नहीं मिला। यह एक सुकून देने वाला खालीपन था। ट्रेन चल पड़ी। इस बार मेरे पास मेरे सारे सूटकेस और मेरा पूरा सामान था। खिड़की से बाहर देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा नहीं थी, बल्कि एक पूरी जिंदगी की यात्रा थी जो लॉकडाउन ने हमें सिखा दी थी। मैं उस खाली सीट की तरफ देखती रही और मुस्कुराई। इस बार मैं सिर्फ कॉलेज नहीं जा रही थी, मैं अपनी उस पुरानी आज़ादी को वापस लेने जा रही थी जिसे मैंने एक खुली हुई चेन वाले बस्ते में जल्दबाजी में छोड़ दिया था। अगर ये कहानी आपको पसंद आई और आप ऐसी ही जिंदादिली से भरी कहानियां और किस्से सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पास वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी अगली वीडियो आपसे मिस न हो जाए। कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो लॉकडाउन में ऐसी ही मज़ेदार चुनौतियों से गुजरे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि लॉकडाउन का सबसे अजीब अनुभव आपका क्या रहा।